गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आयल। आज क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पूरा ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से आपका क्लास 12th प्रोसीड करने वाली है, क्या क्या टॉपिक्स आपके क्लास 12th में हैं जो आप लोग आज हम लोग उससे एक्वेंट करेंगे आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन और बताइएगा कि क्या चीज समझ में नहीं आई। ओके, सो इट इज फिजिक्स क्लास 12th। देख लीजिए आप लोगों का जो डिवीजन ऑफ सिलेबस है सबको विजिबल है, ठीक है ना। आप लोगों को जो डिवीजन ऑफ सिलेबस है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो आपका सिलेबस मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी। तो यहाँ पे जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ये सारी चीजें गिवन है, ये एनसीईआरटी में इस तरीके से मेंशन्ड है। हम लोग जो भी साइड बुक रेफर करेंगे या साइड बुक यूज करेंगे, हो सकता है ये 2 चैप्टर्स ना हो, ये 4 चैप्टर्स भी हो, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में आपके ये चैप्टर नंबर एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगे इसी चैप्टर के साथ, ठीक है। तो चैप्टर 1 इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। और हमें उसके हिसाब, ये बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, बोर्ड में इतने नंबर का आएगा और इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। एग्जैक्टली 16 नंबर का नहीं होता, ठीक है, ये 14 से 18 के बीच में कहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारे बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं वो इतनी आई हैं कि इतने मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं आपको आज की क्लास में इसको डिटेल में भी बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम चार्जेस एट रेस्ट लेते हैं। चार्जेस एट रेस्ट का क्या मतलब हो गया कि चार्जेस मूव नहीं कर रहे, चार्जेस रुके हुए हैं। तो एक चार्ज है यहाँ पर, वो किस तरीके से क्या क्या चीजें इंपैक्ट ला सकता है, वी हैव टू स्टडी ओवर दिस। मतलब एक रुका हुआ चार्ज क्या क्या इंपैक्ट ला सकता है, वी विल बी स्टडीइंग इन इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जब चार्जेस मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो फ्लोइंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट वी विल बी स्टडीइंग ओवर हियर, ठीक है। ओके, देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने केमिस्ट्री में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, जिसमें आपने इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने सेकेंड वाले चैप्टर में हम यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I²RT वाला। और यहाँ पर तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, एक जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, सोलेनॉइड पढ़ा था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था। तो दैट वी विल बी स्टडीइंग इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पहला वाला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 4, इसमें हम चार्जेस के बारे में और वो मूविंग चार्जेस किस तरीके से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो दूसरा वाला है वो नॉर्मल मैग्नेट्स, जो हॉर्स शू मैग्नेट होती है, जो बार मैग्नेट होती है, वो किस तरीके से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट इन दिस चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, देन उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लास 10th याद है आप लोगों को, क्लास 10th में हम लोग का एक पोर्शन हटा दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से, जिसमें जनरेटर वगैरह था। तो यहाँ पर वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब अगर एक चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। किस तरीके से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट ऑल वी विल बी स्टडीइंग इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट में। ऑल्टरनेटिंग करंट वही एसी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एक टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज ईएमआई, कि किस तरीके से ईएमएफ जनरेट होता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट की उसकी वजह से हमारे घरों में किस तरीके से करंट सप्लाई होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हम लोग ये जितनी भी लाइट वेव्स देखते हैं, जितनी भी हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, जितनी भी तरीके की वेव्स देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अच्छा, मार्क्स मैंने नहीं एक बार वो करे, इन सारे चैप्टर से मिला के 17 मार्क्स का आएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से मिला के 18 नंबर का आएगा। तो मतलब लगभग सारे यूनिट्स में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मार्क्स, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके जो इनिशियल यूनिट्स, ये वाले यूनिट ज्यादा, ये वाले जो हैं इसमें हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है और रिलेटिवली मार्क्स की परसेंटेज कम है। वेयर एज जो हमारे बाद वाले यूनिट्स हैं ये वाले, इनमें हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा और इसके अंदर मार्क्स की वेटेज ज्यादा है।
तो ये जो बुक 2 होगी आपके लिए रिलेटिवली इजियर होगी एज कंपेयर टू बुक 1। बुक 1 के कंपैरिजन में बुक 2 ज्यादा आसान होगी, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सब आपकी बुक 2 के अंदर आता है, चैप्टर 8, देन चैप्टर 9, यहाँ तक हमारा वो हो जाता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स। आपने रे ऑप्टिक्स क्लास 10th में पढ़ी थी, ठीक है, आपने पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रे ऑप्टिक्स हमारे क्लास 10th में रहती है। वेव ऑप्टिक्स हमने नहीं पढ़ी थी अभी तक। जब लाइट चलती है तो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, ये हमने पढ़ा था। और स्ट्रेट लाइन पाथ में किस तरीके से चलती है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे क्लास 12th में कि लाइट वेव की तरह चलती है, ठीक है। मतलब जैसे हमारी वेव की वेवलेंथ होती है, वैसे लाइट की भी वेवलेंथ होती है। जैसे वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे लाइट की भी फ्रीक्वेंसी होती है। विल बी स्टडीइंग अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। और इसके बाद रे नेचर, वेव नेचर पढ़ने के बाद एक और नेचर पढ़ेंगे, दैट विल बी लाइट पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। कि अगर लाइट किसी चीज से टकराती है तो उसको धक्का दे देगी और उसको मतलब मोमेंटम ट्रांसफर कर देगी, कोलिजन होगा जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था, और उसके बाद आगे निकल जाएगी। तो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एज वेल, और पार्टिकल्स का वेव नेचर। पार्टिकल्स का वेव नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। इससे पहले क्या था, जब आप चैप्टर 11 पढ़ोगे, इससे पहले आपने हमेशा ये देखा होगा कि फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक रेडिएशन टाइप और एक मैटर टाइप। जो क्लास 11th में हम सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे थे वो सारा मैटर फिजिक्स थी, जिसमें मोमेंटम होता है ना। और फिर आप जब क्लास 12th के स्टार्टिंग से जो भी पढ़ते आओगे वो रेडिएशन नेचर होगा। रेडिएशन नेचर का मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स के पास वेवलेंथ होगी, पार्टिकल्स के पास फ्रीक्वेंसी होगी, किसी डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रही होगी। लेकिन इस चैप्टर में आके हम पूरी फिजिक्स को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। जो पार्टिकल्स हैं उनके वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, और जो वेव्स हैं उनके पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। विल बी कंबाइनिंग एंटायर फिजिक्स इन दिस, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आता है, इसके बाद वाला जो पोर्शन आता है, ये है आइंस्टाइन की फिजिक्स। यहां तक हमने न्यूटन की फिजिक्स पढ़ी। क्लास 11th से लेकर के क्लास 12th में चैप्टर नंबर 11 तक हम न्यूटन की फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद आएगी आइंस्टाइन की फिजिक्स। आइंस्टाइन की फिजिक्स, या फिर यहां से भी मान सकते हो कि आइंस्टाइन की फिजिक्स जब डुअल नेचर आ जाता है तभी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर्ड, और जब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसका मास चेंज हो जाता है। एटम्स किस तरीके से होते हैं, एटम्स के अंदर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एटम्स न्यूक्लियाई। केमिस्ट्री में हमने केमिकल नेचर पढ़ा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से क्या होता है और इन सारी चीजों से। फिजिक्स में हम उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी एटम, न्यूक्लियाई, और सबसे लास्ट में है सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोबाइल फोन्स, हमारी एलईडी लाइट्स, हम हर एक चीज के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो हम लोग बेसिक उसके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो स्टडी करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चैप्टर काफी रिड्यूस हो गया है। आपका जो पिछले 3 साल कोविड और कोविड के बाद के थे, तो काफी सारी चीजें इस चैप्टर से निकाल दी गई हैं, और अब काफी थोड़ा सा बचा है ये चैप्टर। देखते हैं इस साल हो सकता है ये वापस से आ जाए, जो पहले की चीजें हटाई गई थी वो वापस से आ जाए, या हो सकता है कि उतना ही छोड़ दे जितना कि पहले रिमूव किया गया है। इसके बाद एक और चैप्टर हुआ करता था आपके सिलेबस में, दैट इज कम्युनिकेशन। तो वो चैप्टर इस टाइम पे डिलीटेड है, वो चैप्टर अब हटा दिया गया है सिलेबस से, अब वो नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है, कि व्हाट ऑल वी विल बी स्टडीइंग इन दीज चैप्टर्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दिस विल बी आवर फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 12th। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में, कूलम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू फाइंड समथिंग फेमिलियर जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था? यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा कुछ टर्म? क्या है वो टर्म? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है हमने कहाँ पढ़ा था? ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने कहा था फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड,
और एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो सुपरपोज कर सकती है, वो फील्ड या वो फोर्स सुपरपोज कर सकती है। मतलब 5 पार्टिकल हो चाहे 2 पार्टिकल हो, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स उसी तरीके से एक्सर्ट करेंगे जैसे कि एक दूसरे के ऊपर नॉर्मली करते इन एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। यहाँ पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मल्टीपल चार्जेस के लिए है, ठीक है। फिर हम एक बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे जब मैग्नेटिज्म करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल वही है, ठीक है, कंटेक्स्ट अलग अलग हो जाएगा। आपको पता है ग्रेविटी हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे मैग्नेटिज्म हो, ये सारी फील्ड फोर्सेज है। फील्ड फोर्सेज का मतलब दूर से लग जाती हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है ना। जैसे फ्रिक्शन तभी लगती है जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ग्रेविटी बिना कांटेक्ट के लग जाती है। चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स बिना कांटेक्ट के लगा देते हैं, और ऐसे ही मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर जितनी भी इस तरीके की फोर्सेस होती हैं जिनको फील्ड फोर्सेस बोलते हैं, ये दूर से लग जाती है बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। समझ आ रही है बात? ओके, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये जो हमारा चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले चार्ज, फिर फील्ड, और तीसरा फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एंड टॉर्क। क्या आप इन टर्म्स के साथ फेमिलियर है? टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग फोर्स। जब एक फोर्स किसी एंगल पे किसी चीज को घुमा देती है तो उसको बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि क्या खाली मैकेनिकल फोर्सेस ही ऐसा काम कर सकती हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी ऐसा काम कर सकती हैं। तो वी विल बी सीइंग कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी ऐसा काम कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। ये सारी चीजें तो इसकी एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? आप लोगों ने, हम लोगों ने फ्लूइड्स वाले चैप्टर में वो पढ़ा था, स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइंस क्या होता है? व्हाट आर स्ट्रीम लाइंस? इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जो हमारे फ्लो ऑफ फ्लूइड को डिटरमाइन करती हैं, है ना। अगर वो स्मूथ हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना, तो क्या होगी? वो स्ट्रीम लाइन फ्लो। और अगर वो टर्बुलेंट, मतलब अगर वो मूव कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो वो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। तो उसी तरीके से जैसे हम वाटर की फील्ड को देख नहीं सकते ना, ठीक है, इसलिए हमने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बनाया, उसका नाम क्या है? मतलब स्ट्रीम लाइंस, मतलब ये लाइंस। वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देख नहीं सकते, मैग्नेटिक फील्ड को भी देख नहीं सकते, इसलिए हमने क्या बनाया है कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। याद है क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था? तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं किसी एरिया को, उसको बोलते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट फ्लक्स। दिस इज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। देन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हमारा दूसरा चैप्टर है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? कि अगर एक मास है तो हम दूसरे मास को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से उस जगह पर लेकर आते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर कोई चार्ज है, ठीक है, हम दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से वहां पर लेकर आते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्लास 10th में था ना पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी सब उस पॉइंट पर उसके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस हाइट पे तो सेम पोटेंशियल होगा, अगर मैं इसको लेकर आता हूं तो भी इतना ही पोटेंशियल होगा, और मैं इसको लेकर आता हूं तो भी इतना ही पोटेंशियल होगा, एक पत्थर लेकर आऊंगा तो भी इतना ही पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर पत्थर यहाँ से गिरेगा तो मेरे पैर पे बहुत ज्यादा चोट लगेगी एज कम्पेयर टू अगर ये स्टाइलस गिरता है। तो यहाँ पे इसके पास क्या है? पोटेंशियल तो इस पॉइंट का सेम है, इसके पास क्या ज्यादा है? इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट potential energy and potential of electrostatic field, ठीक है। and last we will be studying about capacitance। capacitance क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, ठीक है, इसके अंदर इतना लिक्विड आ सकता है, ठीक है। सपोज एक बड़ी सी चीज ले लेता हूं मैं तो उसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी, एक टब ले लेता हूं उसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी। तो बेसिकली कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करोगे आप?
कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है और किसकी कैपेसिटी कम है, ये कैसे बताओगे? तो अगर मैं बराबर अमाउंट ऑफ लिक्विड इसके अंदर डालता हूं दो कंटेनर्स में, जिसमें ज्यादा हाइट राइज कर जाती है उसकी कैपेसिटी कम, जिसमें कम हाइट राइज करती है उसकी कैपेसिटी ज्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है कैपेसिटेंस, कि बेसिकली अगर मेरे पास एक कंडक्टर है उसके ऊपर मैं चार्ज स्टोर करता हूँ और एक दूसरा कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज स्टोर करता हूँ, तो किस पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता हूँ, उसकी कैपेसिटी ज्यादा, जिसमें कम चार्ज स्टोर कर सकता हूँ उसकी कैपेसिटी कम, जिसमें ज्यादा पानी स्टोर कर सकता हूँ उसकी कैपेसिटी ज्यादा, जिसमें कम पानी स्टोर कर सकता हूँ उसकी कैपेसिटी कम। ठीक है, तो वील बी स्टडिंग अबाउट दिस कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक। वर्ड का मतलब पता है आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, डाई का मतलब होता है नॉन और इलेक्ट्रिक का मतलब है कंडक्टिंग, तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो जाता है? नॉन कंडक्टिंग। बेसिकली इंसुलेटर्स को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग यहाँ पे किस किस के बारे में पढ़ेंगे? कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और कैपेसिटर्स इन सीरीज, जैसे हम लोगों ने रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल पढ़ा था क्लास 10th में, वैसे कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल और ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी कुछ आप रिलेट कर पाओगे जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था उससे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, करंट इन मोशन। याद है हम लोगों ने पिछले साल दो चीजें पढ़ी थी, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या था? चीज मोशन है ना, एंड डायनेमिक्स क्या था? कॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टैटिक्स है चार्ज कॉज, और करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर, इट्स वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद है हम लोगों ने कैलकुलेट की थी क्लास 10th में, कि एक वायर के अंदर से अगर करंट जा रहा है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, कितनी हीटिंग होगी, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की थी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी याद है? रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते थे। ठीक है, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब यहाँ पे कुछ नई चीजें भी आएंगी जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारी चीजें नई हैं जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी थी। व्हीटस्टोन ब्रिज शायद आपने क्लास 11th में किया भी हुआ है, ठीक। व्हीटस्टोन 10th में भी किया हुआ है और 11th में भी कुछ टॉपिक्स में किया था, तो दिस वी विल बी डूइंग। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चैप्टर 4 से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था वैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा और जो हमारा फोर्थ चैप्टर होगा वो काफी कुछ रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट चैप्टर अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया तो फोर्थ चैप्टर आप बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे करते चले जाओगे, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर हमें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ओएस्टर एक्सपेरिमेंट, बायर्ड-सावर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि क्या चीज नई है। एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, एम्पियर्स लॉ वी विल बी स्टडिंग। ठीक है, स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम लोगों ने क्लास 10th में किया हुआ है, याद है? हम लोगों ने हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल किया था, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते थे, ठीक है, डायग्राम बनाया था हमने। तो यहाँ पे ये वही है, हमने क्लास 10th में सिर्फ डायरेक्शन किया था, है ना, वायर को लिया था और वायर के आसपास सिर्फ इस तरीके के ये बनाए थे। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है ना, और किस कारण से सिर्फ यही एक डायरेक्शन पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट इज फोर्स ऑन अ मूविंग। याद है हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किया था? राइट हैंड रूल नहीं किया था हम लोगों ने सिर्फ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था। तो जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है वैसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी होता है। तो यहाँ पर वी विल बी स्टडिंग अबाउट बोथ दोज रूल्स और क्या चीज डिटरमाइन करते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में करेंगे। दिस इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कि एक बार मैग्नेट क्या होती है और बार मैग्नेट एक मतलब हॉर्स शू मैग्नेट क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजों के डेरिवेशंस हटा दिए गए हैं। यहाँ पे दिख रहा है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं इनके डेरिवेशंस हटा दिए। अब सिर्फ आपको समझना है कि क्या होता है
और फॉर्मूला लर्न करना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं, हमें डेरिवेशन नहीं करना। आज क्लास 12th का पेपर हुआ था, ठीक है, तो डेरिवेशंस की परसेंटेज जो है पेपर में कम हो गई है अब पहले से, जितने पहले आते थे, ठीक है। तो वो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है और कुछ लोगों के लिए खराब भी है, ठीक है। डेरिवेशन कुछ लोगों को सेव भी करता था और कुछ लोगों को जिनको एप्लीकेशन वाला पार्ट पसंद है उनके लिए मुश्किल भी होता था। तो अब लेकिन जो है सो है। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विद एग्जांपल्स। ये किया है क्या आपने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक केमिस्ट्री में? ठीक है, सॉलिड स्टेट में, राइट? किस में किया है? केमिकल बॉन्डिंग में किया है, हाँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आप लोगों का सॉलिड स्टेट में भी आएगा ये थोड़ा सा। ओके, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये वो है कि किस तरीके से फैराडे के लॉज भी किए हैं आपने केमिस्ट्री में ना, कि फैराडे के लॉ इस साल भी करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है एक चैप्टर, उसमें फिर से करोगे फैराडे के लॉज केमिस्ट्री में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में करंट आता है जो वेरी करता रहता है हर समय, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। पीक आरएमएस वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, ये एक ऑल टुगेदर वेरी न्यू चैप्टर होने वाला है आपके लिए। इसके बारे में आपने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में सिर्फ यही पढ़ा है कि वेरी करता है और कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत काफी नया चैप्टर होने वाला है, दिस यू हैव नॉट स्टडीड बिफोर, ठीक है। फेजर्स, पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एवरीथिंग, दिस थोड़ा सा पोर्शन आपने पढ़ा भी हुआ होना चाहिए था क्लास 10th में, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, हम लोग के सिलेबस से निकाल दिया था, बट रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी वेरी न्यू फॉर यू। ईएम वेव्स, ये वाला करंट भी हम एक नया पढ़ेंगे। हम लोगों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट पढ़ा है जिसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, ठीक है। हम लोग क्लास 12th में एक नए करंट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सारी वेव्स जानते हैं आप, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कुल मिला के हमारे पेपर में 14 मार्क्स का रहता है, खाली एक यूनिट जो 14 मार्क्स का रहता है, तो दिस विल बी अ वेरी बिग यूनिट इन क्लास 12th, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें रे ऑप्टिक्स आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो रे ऑप्टिक्स इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन बड़ा बहुत ज्यादा है, चैप्टर बहुत ज्यादा, मतलब लेंदी बहुत ज्यादा है, इस वजह से डेरिवेशंस वगैरह बहुत सारे हैं। तो इसमें जैसे याद है क्लास 11th में वो था फ्लूइड्स, ठीक है, बहुत लेंदी चैप्टर था, वैसे क्लास 12th का बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, है ना, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोगों ने बस जिक्र किया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लोगों ने डिटेल में स्टडी नहीं किया था, रेनबो फॉर्मेशन में हमने इसका जिक्र किया था, तो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस। ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस, थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला वही होता है 1/v - 1/u = 1/f। देन ये नया है लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस, p = 1/f, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस, लाइट थ्रू प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये मतलब दो तरीके के माइक्रोस्कोप, 4 तरीके के माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं और 2 तरीके के टेलीस्कोप पढ़ने हैं, तो दिस विल बी स्टडिंग ओवर हियर। काफी सारी चीजें नई होंगी और काफी सारी चीजें वही होंगी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, ये भी आपका एक चैप्टर है जो न्यू होगा, ये चैप्टर भी आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा, ठीक है। वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेव फ्रंट, ये सारी चीजें आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी होंगी। ये क्लास 11th में याद है आप लोगों ने वेव्स पढ़ा है, वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, वेव से थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, याद है? वेव्स पढ़ते वक्त हमने 3 फिनोमिना करे थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स और स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने कहा था कि 12th में पढ़ेंगे, और ये जो था बीट फॉर्मेशन और
दूसरा वाला जिसमें स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रही थी, वो हम लोगों ने क्लास 11th में कर लिया था। ये उससे रिलेट करेगा। ये जो पूरा है ना, ये सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वो करेगा। दिस कंप्लीट दिस चैप्टर माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है सब लोगों के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो दिखती नहीं है। जैसे क्लास 11th में मोस्टली हम ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं, बॉल गिर रही है, बॉल टकरा के वापस आ गई, पेंडुलम मूव कर रहा है, स्प्रिंग मूव कर रही है। ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में दिखती हैं हमको, ठीक है, कि कैसा इंपैक्ट आएगा इसका, इसको हम परसीव कर सकते हैं दिमाग में। लेकिन एक लाइट किस तरीके से कॉर्नर्स पे बेंड कर जाएगी, ये हम लोग मोस्टली नहीं एनालाइज कर सकते, क्योंकि हमें दिखता नहीं है। तो उसके लिए वी विल बी यूजिंग सम एनिमेशन, सम वीडियोस, जिससे कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें हम लोग वी विल बी स्टडिंग। नेक्स्ट, डुअल नेचर, जो मैंने आपको कहा था कि लाइट का पार्टिकल नेचर और पार्टिकल्स का रेडिएशन नेचर, हम ये दोनों स्टडी करेंगे। ये पूरा पोर्शन जो है ये है लाइट का पार्टिकल नेचर, कि किस तरीके से लाइट के अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। और ये वाला जो है ये है पार्टिकल्स का वेव नेचर, कि किस तरीके से पार्टिकल्स के अंदर भी वेवलेंथ होती है, पार्टिकल्स के अंदर भी वेवलेंथ होती है। तो दिस विल बी दैट, ओके। इजी चैप्टर, आसान है, ठीक है। इजी तो नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उतना इजी है, वरना ये हमारा पूरा मॉडर्न फिजिक्स का बेसिस है। मॉडर्न फिजिक्स तो अभी भी अनरावल हो ही रही है, अभी सारे साइंटिस्ट को भी क्लियर नहीं है कि सही से क्या चल रही हैं चीजें, है ना। तो वैसे तो ईजी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे सिलेबस में आसान वाला पोर्शन। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ा है पहले, क्लास 9th में पढ़ा है। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये सारी चीजें आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। अब बस आपको उसके एक्सप्रेशंस भी पढ़ने हैं। पहले आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, अब आपको ये भी बताना है कि अच्छा ठीक है, अगर रेडियस है तो रेडियस कितना, अगर एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो कितनी रेडियस पे मूव करते हैं, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, ठीक है, कितनी एनर्जी कैरी करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे स्टडी करनी है ना। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे करनी है। देन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बारे में आपने अभी काफी कम पढ़ा है। केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ा है, नहीं पढ़ा। अल्फा पार्टिकल, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, सब नहीं पढ़ा ना। तो दिस विल बी क्वाइट न्यू फॉर अस, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा और फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। आईसीएससी बोर्ड में इसका काफी पोर्शन क्लास 10th में है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का काफी कुछ क्लास 10th में है, सीबीएसई में 10th में कुछ भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, मास एनर्जी रिलेशन, ये वही है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला, ठीक है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारी चीजें वी विल बी स्टडी। लास्ट, एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर, किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स को यूटिलाइज किया जाता है, किस तरीके से, आपने याद है हम लोगों ने क्लास 10th में जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तब बोला था कि ओम्स लॉ का ग्राफ इस तरीके का बनता है, ठीक है, V/I ग्राफ या I/V ग्राफ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर्स भी होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। तो सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक, सेमीकंडक्टर्स इसको ओबे नहीं करते, ठीक है। तो इनकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग ही होती हैं, वो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो ट्विस्टेड होती है, ठीक है। तो हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है और इनके एप्लीकेशन स्टडी करने हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी इन क्लास 12th जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरव्यू क्यों दिया है, ये ओवरव्यू इसलिए दिया है जिससे कि आपके दिमाग में पहले से हो कि हम आगे क्या क्या चीजें क्लास 12th में देखने वाले हैं। और अब क्लास 11th पढ़ ली हमने, क्या क्या चीज पढ़ के आए हैं, क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, और टोटल हमें इसके बाद क्या पेपर देने हैं, ठीक है। हमें नीट देना है, हमें जेई देना है, या हमें कोई और पेपर देना है, CUET वगैरह भी अगर किसी को देना है तो उसमें भी इन पर्टिकुलर फिजिक्स के पेपर होते हैं। हाँ, इससे आसान, जितने जेई नीट में होते हैं इससे आसान रहते हैं, लेकिन फिर भी तो जस्ट ओपन योर ऑप्शंस, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आप देना चाहते हो। खाली जेई और नीट नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे कि क्या अलग है। जो लोग स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं जेई के बारे में, उनके तो कोई सेकंड थॉट्स नहीं है, वो तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी तक सोच रहे हैं कि क्या करें, ठीक है, या फिर
ऐसा है कि हम एनडीए की तैयारी करें साथ में इसका भी दे देंगे पेपर, ठीक है, वो वाला कोई चक्कर नहीं है। हमारे पास बहुत स्पेसिफिक पेपर्स हैं और हर एक चीज के लिए बहुत सारे पेपर्स हैं, तो हम उन्हीं पे फोकस करेंगे जो पेपर हमें देने हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द सिलेबस फॉर क्लास 12th फिजिक्स विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट्स या फिर ये चीज मैं अपलोड कर दूंगा इसके साथ। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट अस नो, ओके।